आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कल हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इंसानों की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था, किस तरह से दुनिया में इंसानों ने बसना शुरू करा, रहना शुरू करा। आज हम उससे आगे देखेंगे, यानी जब इंसान ने धरती पर रहना शुरू करा उसके बाद अगला स्टेप था कि उसे खाने के लिए भोजन चाहिए। तो उसने दो चीज़ें करी, खाद्य संग्रह और आखेट। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि जो मनुष्य था उसने शिकार करना शुरू किया। और दूसरा काम इसने किया खाद्य संग्रह, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, यानी कि फूड को स्टोर करना। ये दो काम करे ह्यूमन बीइंग ने स्टार्टिंग में। और उससे आगे फिर इन्होंने नेक्स्ट जो पड़ाव आया इंसानों की ज़िंदगी में वो आया भोजन उत्पादन, यानी कि फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर शुरुआत में जो मानव है, मनुष्य है, इंसान है, वो डिपेंड है दूसरों पर। यहाँ वो अपने ऊपर डिपेंड हो गया। यही तरक्की यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले ये आता है कि एक टॉपिक यहाँ दिया गया है क्वेश्चन के रूप में कि स्टार्टिंग में जो इंसान थे, यानी आरंभिक मानव था, अर्ली ह्यूमन, वो इधर उधर घूमते क्यों थे। तो जाहिर सी बात है, जब उनके पास कोई खाना नहीं है, वो खाना जो खेती करना जानते नहीं हैं, उन्हें फूड की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे फूड की तलाश में। तो सबसे पहले इन्हें हम आखेटक, इनको हम दो नाम देते हैं। एक तो हम कहते हैं इनको आखेटक यानी शिकार करने वाले, ये इससे रिलेटेड हो गया। और इनको बोलते हैं खाद्य संग्राहक, यानी फूड को स्टोर करने वाले, खाने की चीज़ों को इकट्ठा करके रखने वाले। तो इन ग्रुप्स ने, इन समुदायों ने इधर से उधर घूमने का काम शुरू किया। और उसकी वजह है यहाँ पर मोटी मोटी यहाँ पर 4 वजह बताई गई हैं। तो घूमने की वजह यहाँ बताई गई है, घूमने फिरने की वजह कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। तो सबसे पहली वजह यहाँ बताई गई है और वो है कि जब एक इंसान या कुछ इंसान एक जगह पर रहेंगे तो पेड़ पौधे से अपना फूड हासिल करेंगे, यानी कि फल खाएंगे, पत्ते वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और वे वहाँ के जानवरों को खाएंगे, शिकार करके जानवरों को खाएंगे। ये सारी चीज़ें एक समय के बाद उस क्षेत्र में ख़त्म हो जाएंगी, तो वहाँ पर उन्हें रहने का बेनिफिट नहीं होगा, उन्हें वहाँ से हटने की कोशिश करनी होगी। तो इसलिए वो वहाँ से चले जाया करते थे। दूसरी वजह जो यहाँ बताई गई है वो है कि जब हम यहाँ जानवरों को पकड़ते थे, उनका शिकार करते थे, तो वो जानवर वहाँ से भाग जाया करते थे या जानवर ख़त्म हो जाया करते थे। और कई बार जो जानवरों का झुंड हुआ करता था, जानवरों का झुंड, वो उस क्षेत्र से चला जाया करता था। क्यों चला जाया करता था? वो भी तो भाई चारा खाएगा, उसे भी तो घास चाहिए। जब उस क्षेत्र की घास ख़त्म हो गई तो ये जानवरों का झुंड चला जाया करता था और इनके पीछे पीछे इंसान भी वहाँ से चले जाया करते थे। दो वजह हो गई। तीसरी वजह बताई गई है यहाँ पर कि पेड़ पौधों में जो फूल और फल आते हैं
वो अलग अलग समय में आते हैं। यानी एक पेड़ आज फल और फूल दे रहा है, दूसरा पेड़ किसी और वक्त फल और फूल दे रहा है। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं एक जंगल में और इंतज़ार कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है और हमें आम के पेड़ से आम खाने हैं, तो हमें आम तो मिलेगा नहीं। तो हमें करना ये पड़ेगा कि वहाँ से घूम करके ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें आम या दूसरे फ्रूट्स गर्म सर्दी में मिल सकें। यानी कि दूसरे इलाके जाएं हम जहाँ गर्मी है, वहाँ से हम आम और दूसरे फ्रूट्स जो भी हमें पता है वो हम ले सकें। तो तीसरी वजह हो गई ये। अब बात करते हैं चौथी वजह की, और ये आखिरी वजह यहाँ बताई गई है, जिसको मैं कहता हूँ कि पानी की आपूर्ति, यानी कि वाटर सप्लाई। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं वाटर सप्लाई। आपकी बुक में ये चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं पैराग्राफ में, मैं इनको पॉइंट में आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपके लिए ये आसान रहे। तो यहाँ पर अगली जो मतलब ये वजह है इसमें ये है कि कुछ नदियाँ और झीलें ऐसी होती हैं जो पूरे साल नहीं बहती। यानी जब बरसात होती है तब उनमें पानी आ जाता है और उसके बाद पानी उनका सूख जाता है। तो कुछ झीलें ऐसी हैं जो हमेशा पानी से भरी हुई नहीं रहती। तो अगर कोई मानव समुदाय यहाँ पर रह रहा है इन नदियों के पास और वहाँ पानी ख़त्म हो गया, तो वहाँ वो ज़िंदा रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। चलिए, ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद एक यहाँ टॉपिक आता है कि हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो फिर हमने जो कल लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था, पुरातत्वविद। और ये पूरा जो तत्वविद हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि ये पुरानी जो चीज़ें हमें मिलती हैं ज़मीन के नीचे से या खुदाई में या नदियों के नीचे से या कब्रों से, तो उन चीज़ों को ये स्टडी करते हैं। स्टडी करके हमें रिज़ल्ट या एक कंक्लूजन जो है बताते हैं। तो पुरातत्वविदों को हम मिला क्या है हमारे खुदाई वगैरह में, उनको मिले हैं हथियार। कैसे हथियार? लकड़ी के, पत्थर के और हड्डियों के इनके हथियार मिले हैं। और इनके हथियार के ही ज़रिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि इंसान इससे या तो ज़मीन की खुदाई करता था या जानवरों का शिकार करता था या लकड़ी वगैरह काटने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरह अगर हम बुक में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, आगे बताया गया है कि जो खाद्य संग्राहक थे इनके बहुत सारे प्रमाण हमें हमारे भारत में मिलते हैं। तो जब हमने यहाँ बताया कि उन्हें पत्थर के हथियार बनाने होते थे, तो पत्थर के हथियार कहाँ बनेंगे? जहाँ पे पत्थर अवेलेबल होगा, जहाँ पर पत्थर हमें आसानी से मिल सकेगा। इसलिए ऐसे इंसानी समाज की हमें जानकारी मिलती है जहाँ पर पत्थर वगैरह काफ़ी हुआ करते थे, चेन्नई वगैरह के इलाकों में, तमिलनाडु के इलाके में। इसके बाद एक आगे टॉपिक बताया गया है, आग की खोज। कहा जाता है कि इंसानी समाज में जितने भी आविष्कार हुए हैं उनमें आग का आविष्कार एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट ये रहा है, आग की खोज। यानी कि सबसे पहले किसी इंसान ने या किसी समुदाय ने आग लगाने का तरीका सीखा होगा और उसके बाद ही आग जो है दुनिया में उसके बाद इस्तेमाल की जाने लगी। तो यहाँ पर एक डिस्कशन दिया गया है और सोचा गया है कि भाई क्यों इन्हें जो है आग जलाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एक जो पॉइंट यहाँ आ रहा है, हमारी बुक में बताया गया है कि एक जगह है कुरनूल, जो कि हमारे साउथ इंडिया में पड़ती है। कुरनूल में हमें राख के अवशेष मिले हैं। अवशेष यानी कि कुछ रिमेन्स मिले हैं जो पहले था और उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा हमें अब मिला है। तो ये कुरनूल हमारा साउथ इंडिया का एरिया है, यहाँ पर मिला है कुरनूल में राख।
तो यानी आग जलाने का सबसे पहला सबूत या प्रमाण जो एविडेंस मिला है इंडिया में, वो हमें मिलता है कुरनूल से। एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है कि जलवायु में बदलाव। अभी जलवायु क्या होता है ये मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब वहाँ डिटेल से मैं जलवायु के बारे में बताऊँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया में यानी कि भारत में एक पैटर्न है। जब हमारा साल शुरू होता है तो मौसम होता है सर्दी, फिर धीमे धीमे आती है गर्मी, गर्मी के बाद आती है बरसात, और बरसात के बाद साल के एंड में वापस से आ जाती है सर्दी, और फिर हम दोबारा नए साल पे आ जाते हैं, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर जो है सर्दी। इस तरह जो है ये सिस्टम चलता रहता है, इसे ही जलवायु कहते हैं। तो क्या दुनिया में हर जगह साल की शुरुआत सर्दी से होती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात, फिर सर्दी? नहीं। और हमारे यहाँ ड्यूरेशन भी है, ये शुरू के 2 महीने रहती है, फिर ये 8 महीने रहती है, फिर 2 महीने है या 1 महीने है, ये लगभग 7 महीने हैं, फिर ये 2 महीने हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन ओवरऑल चलता है। क्या दुनिया में हर जगह ऐसे? ये नहीं, हर देश का अपना अपना पैटर्न है। यूरोप के अंदर यही आप जो 7 महीने का आंकड़ा है, इसमें आप इसको सर्दी कह सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। आप अगर नॉर्वे चले जाएंगे तो वहाँ पे 12 के 12 महीने जो है वो सर्दियाँ होती हैं। तो इस यहाँ सर्दियाँ भी नहीं, बल्कि यहाँ तो बर्फ़ पड़ती है पूरे साल। तो इस तरह का जलवायु का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 12,000 साल पहले, कितना, 12,000 साल पहले यहाँ पर जलवायु में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जिससे होता क्या है कि घास के मैदान बने, और घास के मैदान बने तो जो जानवर घास की कमी की वजह से मर जाया करते थे, अब वो मरने कम हो गए। कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? हिरन हो सकता है, बकरियां हो सकती हैं, गाय हो सकती है, इस तरह से भैंस वगैरह हो सकती हैं। तो ये जानवर जो हैं, जाहिर सी बात है कि इनका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि पहले ये भूख से मरते थे, अब इनके पास इनफ फूड है। अब इसके बाद जो है खेती की शुरुआत कैसे हुई, इसका चर्चा किया जाएगा चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि खेती जो है हमारी, कुछ इलाके हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, एक ये उपमहाद्वीप वर्ड भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या है ये, बार बार आएगा, ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। उपमहाद्वीप यानी हमारी जो दुनिया है उसको हमने 5 महाद्वीपों में बांटा है, यानी 5 बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो हैं तो महाद्वीप का ही हिस्सा, लेकिन उनकी जो लोकेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा लगता है जैसे वो खुद में एक जो है महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट से कटे हुए फील होते हैं, साइड फील होते हैं, सेपरेट फील होते हैं। तो ऐसे ही एक उपमहाद्वीप जो है हमारा, वो है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें हम मानते हैं कि इसमें अपना इंडिया है, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है, एक आपका बांग्लादेश है, इसी तरह और एक दो छोटे मोटे देशों को इसमें शामिल करते हैं, मोटा मोटा इन्हें ही हम मानते हैं कि ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में गेहूँ, जौ, धान जैसे पौधे जो है यहाँ पर नेचुरली उगने लगे। क्योंकि अब ये क्यों उगने लगे, ये तो कुदरती सिस्टम है, इसका इतिहास में हमें नहीं पता। जैसे मैंने आपको कल बताया था चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो पुरातत्वविद और इतिहासकार होते हैं वो चीज़ों को एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर उन एविडेंस को जोड़कर एक स्टोरी की तरह हमें प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरह से अनुमान ही है, लेकिन एविडेंस की बुनियाद पर बताया गया अनुमान है। तो वो जो घास वगैरह पैदा हुए तो वहाँ जानवर आने लगे, और जानवर जो हैं धीमे धीमे उन चीज़ों को खाने लगे, फिर इंसान ने जो है उन चीज़ों को खाया, फिर वहाँ रहने लगे, फिर धीमे धीमे इंसान जो है खुद खेती करना सीख गए। और फिर उन जानवरों को जब खेती करना सीख गए तो इनके पास घास जितनी चाहो उतनी अवेलेबल है, तो फिर इन्होंने क्या करा, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया।
और ऐसा करने के लिए उन्होंने घास जो है अपने घरों पे या आसपास के इलाकों में घास डाली, और उससे जो है जानवर पीछे आते थे और उनको लालच होता था, और जब उनको रोज़ घास मिलने लगी तो वो धीमे धीमे इंसानों से घुल मिल गए और इंसानों ने जो है जानवरों को पालतू बनाया। और सबसे पहला जानवर जो पालतू बना है वो है कुत्ता। इसकी वजह आप भी बेहतर समझते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो कुत्ते आज के टाइम पर अवेलेबल हैं ये वो नहीं है, बल्कि ये एक तरह के जंगली रूप है कुत्तों का। ये कुत्तों का जंगली रूप है। अब यहाँ जब इंसान ने खेती करना सीख लिया और यह शुरुआत कर दी, तो अब इंसान जो है उसका जो घूमने फिरने वाला जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक रुकने लगा। अब वो पहले की तरह आज़ाद यानी कि स्वतंत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि अब उसे खेती की देखभाल करनी होती थी। पहले उसे क्या था, यहाँ से वहाँ से कलेक्ट करके खाना था, अब उसे ख़ुद ये चीज़ें उगानी है। तो अब उसे देखभाल करनी है और उसे जानवरों से बचाना है, तो वो अब यहाँ पर ख़ुद रुक करके चीज़ों को देखभाल करेगा। फिर जब यहाँ खेती हुई तो खेती के बाद उस फूड को इन्हें बचा करके भी रखना है, तो उसके लिए इन्होंने टोकरियाँ या इस तरह के बर्तन वगैरह बनाने शुरू किए। ये भी एक नया जो है मानव इतिहास में स्टार्टिंग थी। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जो जानवर हैं ये बहुत बेनिफिशियल इंसानों के लिए शुरुआती दौर में रहे हैं और इवन अभी भी हैं। तो जानवर के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है उन्हें हम फूड के तौर पर देखते हैं, यानी हमें उससे जो है फूड मिलता है एक तो, यानी हम गोश्त खाते हैं, उसका मांस खाते हैं। इसके अलावा हमें उससे मिल्क मिलता है, और इसके अलावा हमें उनकी जो खाल है उससे हमें लेदर वगैरह मिलता है, और सम टाइम हमें फैब्रिक लाइक वूल वगैरह मिलता है। तो जो जानवर है वो हमारे लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, और था भी और अब भी है और आगे भी रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने जानवरों का पालना शुरू किया, और जानवरों की अहमियत इनके नज़दीक काफ़ी हो गई, क्योंकि जानवरों के थ्रू इन्हें इतनी सारी चीज़ें मिला करती थी। फिर यहाँ पर एक बात आती है कि जो शुरुआती ह्यूमन बीइंग थे उनके रिगार्डिंग कि एक जगह है इंडिया में कश्मीर, जो कि बहुत फेमस है, और कश्मीर में अभी कश्मीर जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है ये हम आपको ज्योग्राफी में बताएंगे, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो, या पॉलिटिक्स में अगर आएगा तो वहाँ पढ़ाएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश है अभी कश्मीर। तो कश्मीर में एक जगह थी उस ज़माने में और अब भी है, जिसका नाम है बुर्जहोम या बुर्जाहोम। तो इस जगह को जब पुरातत्वविदों ने स्टडी किया, खोद कर देखा और यहाँ पे मिले हुए अवशेषों की स्टडी की, तो पता ये लगा कि बुर्जहोम में कुछ गर्त वाले घर हैं, यानी कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिनमें इंसान रहा करते थे, यानी कि होल बनाते थे ज़मीन में और वहाँ इंसान रहा करते थे, गर्त वाले घर। और ये जाहिर सी बात है यहाँ पर इंसानों का परमानेंट रहने का सिस्टम बनता चला गया। और यहाँ पर कुछ अनाज के जो है दाने, पशुओं की हड्डी वगैरह यहाँ पर मिली है। और उपमहाद्वीप के इन क्षेत्रों में बहुत सारे जो हैं फसलें उगाई जाने लगी थीं, जब ही यहाँ पर इंसान रहना शुरू हुए, और यहाँ से बहुत सारे अनाज के दाने, अलग अलग अनाजों के दाने हमें मिले हैं। इसके बाद ह्यूमन जो है आगे उसने जो अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, वो है स्थायी जीवन। यानी अब वो धीमे धीमे परमानेंट लाइफ की तरफ जा रहा है, यानी अब वो टिक कर एक जगह पर रहना चाह रहा है, परमानेंट स्टे करना चाह रहा है, जो कि पहले वो नहीं करता था। पहले वो फूड और सिक्योरिटी की तलाश में घूमता रहता था। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पौधों और वगैरह के बारे में पढ़ा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है
कि पुरातत्वविदों के कुछ जो पुरास्थल थे उनकी स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगा है कि बहुत सारी जो कश्मीर में एरिया है बुर्जहोम, यहाँ पर बहुत सारे नीचे हमें घर मिले हैं। इन घरों में हमें आग जलाने के जो हैं अवशेष मिले हैं, यानी कि जब बुर्जहोम में मानव जाति रहने लगी तो उन्हें आग जलाना और खेती करना यानी कि कृषि करना आता था, फार्मिंग उनको आती थी। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको फार्मिंग या एग्रीकल्चर, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद जो हमारा ये समय है इसमें हमने मिट्टी के बर्तन और इस तरह की और भी चीज़ें बनानी सीख ली थी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने सीख लिए थे और ये हमें मेहरगढ़ से ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं, ये मिली हैं हमें खुदाई में। इसके अलावा एक जगह और है मेहरगढ़, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पर मनुष्य को दफनाया गया है। इससे हमें एक चीज़ ये पता लगती है कि प्राचीन काल में भारत में दफन करने की प्रथा जो है वो आम थी, जबकि वर्तमान समय में जो कि एक बड़ा हिंदू समाज है वहाँ पे जलाने की व्यवस्था है, जबकि प्राचीन काल में हमें दफनाने की प्रथा मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि मेहरगढ़ में हमें इस तरह से स्त्री और पुरुषों दोनों की जो हैं लाशें कब्रों में हमें मिली हैं, और कुछ कब्रों में हमें जानवर आदि भी दफनाए गए मिले हैं, जिनमें ख़ास तौर से बकरी को दफनाया गया है एक कब्र में। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि सभी धर्मों में और सभी समाजों में जो है मृत्यु के बाद जीवन का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें दोबारा जो है वो ज़िंदा हो जाते हैं, हम हर धर्म में है। तो हो सकता है कि उनकी भी ये मान्यता हो कि जो अगला जीवन होगा उसमें ये बकरी उसके काम आएगी, इसलिए वो उसमें उसे दफनाते हैं। इसमें जो है इस चैप्टर में अभी इतना ही था जो कि आपके सामने मैंने रखा। तो बाकी अगले चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।